वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही अद्भुत कहानियां हर दिन। सम्राट यू खुद आगे बढ़े और बोले, उनका इरादा था कि वो अपनी किसी बेटी का विवाह तोबा शाओयाओ से तय करें। उनकी नज़र में तोबा शाओयाओ भले ही उम्र में छोटा था, लेकिन बेहद परिपक्व और शांत स्वभाव का युवक था। उनमें वो गुण थे जो किसी महान व्यक्ति में होते हैं। इन सालों में उनका लोकी और सादा स्वभाव देखकर ही सम्राट यू समझ गए थे कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। न तो वो नाम और शोहरत के पीछे भागने वाला था, न ही जल्दबाज। ऊपर से गू चांगे की सलाह ने सम्राट यू को और भी प्रभावित किया। सम्राट यू की कई संतानें थीं। बड़ी बेटी यू फेया के अलावा बाकी राजकुमारियां भी सुंदर और प्रतिभाशाली थीं। अगर विवाह के जरिए वो मंत्री तोबा यूनेथियन को भी अपने पक्ष में कर सकते थे तो ये सौदा दोनों के लिए फायदे का होता। हाँ, लेकिन ऐसे मामलों में तो आखिर राय तो उन्हीं की सुननी चाहिए जो इसमें शामिल हैं। सम्राट यू मुस्कुराए और तोबा शाओयाओ की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। गू चांगे, जो पास ही सफेद वस्त्रों में बैठे थे, स्वर्ग से उतरे किसी देवता की तरह लग रहे थे। उन्होंने हल्के से शराब का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और फिर नजरें झुका लीं। चेहरे पर उनकी वही सौम्य मुस्कान थी जिसे देखकर दरबार की कई स्वर्ग कन्याएं उन्हें चुपचाप निहारने लगीं। गू चांगे मानो इस सांसारिक दुनिया से परे खड़े होकर बस ये दृश्य देख रहे हों। दरबार में मौजूद कई युवा राजकुमारों की निगाहें ईर्ष्या से भर गईं। अगर तोबा शाओयाओ सच में किसी राजकुमारी से विवाह कर लेता तो ग्रेट यू अमर वंश से उसका रिश्ता मजबूत हो जाता और उसके बाद उसका भविष्य तो सुरक्षित ही था। यहां तक कि उसके परिवार की शान शौकत भी कई गुना बढ़ जाती। कई लोगों को लगा कि अगर गू चांगे ने अचानक ये सुझाव न दिया होता तो सम्राट यू शायद विवाह प्रस्ताव की बात ही न करते। यही सोचकर सबको ईर्ष्या और जलन होने लगी। ऐसा सौभाग्य हमें क्यों नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर तोबा क्योंगलिंग और तोबा किंगयू, जिन्होंने खुद सुना था कि तोबा शाओयाओ को गू चांगे से खतरा है, अब पूरी तरह उलझ गए थे। अगर गू चांगे सच में उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था तो फिर वो उसके लिए विवाह का प्रस्ताव क्यों रखता। राजघराने में शादी के बाद तो सम्राट यू का स्नेह और बढ़ जाता। ये तो फायदा ही फायदा था, नुकसान कुछ नहीं। तो फिर गू चांगे ऐसा क्यों करेगा। इसी बीच सभी के बीच चर्चा चल ही रही थी कि खुद तोबा शाओयाओ ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वो शांत खड़े हुए, सम्राट यू की ओर देखा, फिर विनम्र स्वर में बोले, तोबा शाओयाओ, महामहिम सम्राट यू की कृपा के लिए आभारी है, पर मेरे दिल में पहले से ही कोई है। अगर महामहिम विवाह का वरदान देंगे तो मैं आपका मान नहीं रख पाऊंगा। आपकी कृपा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तोबा शाओयाओ जानता था कि ये गू चांगे की कोई साजिश है, लेकिन उसके पास मना करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, चाहे सम्राट को नाराज ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, यूफेया। उसके अलावा कोई और जगह नहीं बना सकता था। क्या कहा, ये सुनते ही पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। कुछ क्षणों तक सब जड़ होकर बैठे रहे, फिर सबकी आंखें फैल गईं। तोबा शाओयाओ ने सम्राट यू का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसे इतना साहस कहाँ से आया। सबको यकीन ही नहीं हुआ। क्या वो सच में मूर्ख था या मूर्ख बनने का अभिनय कर रहा था। सबके सामने सम्राट यू के प्रस्ताव को ठुकराना, ये तो खुली बेइज्जती थी। क्या उसे नहीं पता था कि इस विवाह से उसे कितना लाभ मिलता। तोबा शाओयाओ की दूसरी और चौथी बहनें पीली पड़ गईं। उन्हें अपने भाई की चिंता सताने लगी। केवल एक व्यक्ति ऐसी थी जो चौंकी नहीं, बड़ी राजकुमारी यूफेया। वो शांति से सम्राट के पीछे खड़ी थीं। तोबा शाओयाओ के इनकार पर उन्होंने बस हल्के से सिर उठाकर उसकी ओर देखा। कई मायनों में वो तोबा शाओयाओ को शायद उसके माता पिता से भी बेहतर जानती थीं। शाओयाओ, तुमने, पास ही बैठे तोबा यूनथियन, जो अभी अपने साथियों संग शराब पी रहे थे, ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उनका प्याला जमीन पर गिर पड़ा और आवाज हुई छनक। वे कांपते हुए बोले, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा ऐसा करेगा। उनके हिसाब से तो ये सौभाग्य की बात थी, सम्राट का दामाद बनना, पर तोबा शाओयाओ ने इनकार कर दिया। यूनथियन के चेहरे पर अंधेरा छा गया और उन्हें चक्कर आने लगे। सम्राट यू भी कुछ क्षणों तक स्तब्ध रहे, फिर उनका चेहरा धीरे धीरे सख्त हो गया, मुस्कान गायब हो गई। क्या तुम सम्राट की बेटी को तुच्छ समझते हो। पहले जो चेहरा सौम्य था
अब उसमें राजसी क्रोध की आभा थी। मंत्रीगण भयभीत होकर उठ खड़े हुए और जमीन पर झुककर बोले, महामहिम, कृपया क्रोध शांत करें। हर कोई समझ गया था, सम्राट यू अब सच में क्रोधित हो गए थे। तोबा शाओयाओ ने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में बोले, महामहिम गलत समझ रहे हैं। मैं राजकुमारियों का अनादर नहीं कर रहा। बस मेरे दिल में पहले से कोई है और मैं किसी और के लिए जगह नहीं बना सकता। राजकुमारियां अतुलनीय रूप से सुंदर हैं। यदि ऐसा ना होता तो मैं सम्मानित महसूस करता। यह सच है, इसमें कोई असत्य नहीं। वो पहले ही तय कर चुके थे कि आज चाहे जो हो जाए, सच्चाई साफ साफ कहनी है, भले ही सम्राट यू नाराज हो जाएं। ये तो अब भी वही राजकुमारी के बारे में सोच रहा है। यूमिंग ने तोबा शाओयाओ की मंशा भांप ली और ताना कसते हुए मुस्कुराया। उसके बगल में खड़े यू लाए का चेहरा ठंडा और गंभीर था। भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में यह इनकार यू लाए को अपमान जैसा लगा। वो पहले से ही तोबा शाओयाओ को पसंद नहीं करता था और अब तो उससे और भी चिढ़ गया। सम्राट यू ने ठंडी हंसी हंसी, लगता है तुम्हारे पास हिम्मत है। सम्राट की बेटियां किसी से कम सुंदर नहीं हैं। खैर, अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो सम्राट जबरदस्ती नहीं करेगा। भले ही वो भीतर से नाराज थे, लेकिन उन्होंने बात यहीं खत्म कर दी। हालांकि ये प्रसंग उनके लिए अपमानजनक था, फिर भी उन्होंने इसे ज्यादा नहीं बढ़ाया। पर अब तोबा शाओयाओ और उसका परिवार सम्राट की कृपा से दूर हो चुके थे, ये सबको साफ समझ आ गया। मंत्रियों ने भी चुप्पी साध ली। तोबा शाओयाओ की बात भले ही सच्ची थी, लेकिन उन्हें मूर्खता लग रही थी। गू चांगे ने धीरे से सिर झुकाया और हल्की आवाज में कहा, मैंने ही ये विवाह प्रस्ताव रखने की बात की, इसलिए ये असुविधा हुई। अगर मुझे पहले पता होता कि तोबा शाओयाओ के दिल में कोई और है तो मैं ये सुझाव कभी न देता। ये सुनकर सम्राट यू का चेहरा कुछ शांत हुआ। उन्होंने हाथ उठाते हुए कहा, यंग मास्टर चांगे, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूं? आपने तो नेक इरादा रखा। बाकी बात उन्होंने अधूरी छोड़ दी। बस ये तोबा शाओयाओ खुशामद करना नहीं जानता, लेकिन दरबार में सब समझ गए। सभी मंत्रियों की निगाहें अब दया और व्यंग्य से तोबा यूनथियन पर टिक गईं। अभी कुछ देर पहले जिनसे वे जल रहे थे, अब उन पर तरस खा रहे थे। जिनके हाथ में सफलता थी, अब वही खाली बैठे थे। आज के बाद तोबा परिवार की वो शान शायद कभी वापस नहीं आएगी। तोबा यूनथियन का चेहरा मुरझा गया, वो गहरी निराशा में डूब गए। सबके सामने वो अपने बेटे को कुछ कह भी नहीं सकते थे, पर भीतर से टूट चुके थे। यंग मास्टर चांगे, ऐसी मामूली बात पर आप क्यों ध्यान दे रहे हैं? यूलाए, तुम जाकर यंग मास्टर चांगे को एक जाम पेश करो। सम्राट यू ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर यूलाए की ओर देखा। भविष्य में अगर मौका मिले तो तुम्हें चांगे के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। उम्र में तुम दोनों लगभग बराबर हो, लेकिन तुम्हारे बीच का फर्क तो जैसे आसमान और जमीन का है। अगर तुम उसकी ताकत का सिर्फ 1/10वां हिस्सा भी पालो तो मुझे पूरा भरोसा रहेगा कि महान यू राजवंश तुम्हें सौंपा जा सकता है। ऊपर सिंहासन पर बैठे सम्राट यू का चेहरा अब फिर शांत और राजसी हो गया था। आखिर वे अमर वंश के सम्राट थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात बदल दी और यू लाए को इशारा किया, जाओ, जाम पेश करो। जी पिता। ये बात सुनते ही यू लाए के चेहरे पर विनम्र मुस्कान आ गई। वो हाथ में शराब का प्याला लेकर आगे बढ़ा। उसका चेहरा तेजस्वी था, चाल में शेर जैसी दृढ़ता और रॉयल आत्मविश्वास झलक रहा था। ये वही यू लाए नहीं लग रहा था जो कुछ देर पहले तोबा शाओयाओ के सामने ठंडा और घमंडी था। यू लाए, यंग मास्टर चांगे के सम्मान में ये जाम। दूसरे राजकुमार कृपया। गू चांगे ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। फिर जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आया और बोले, वैसे मैं थोड़ा जिज्ञासु हूं। आखिर वो कौन सी स्त्री है जिसकी वजह से तोबा परिवार के तीसरे पुत्र ने सम्राट यू का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया? गू चांगे की ये बात सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। जो लोग पहले चुप थे, अब सबके मन में जिज्ञासा उमड़ आई, क्योंकि इस इनकार का मतलब था कि उस व्यक्ति ने राजकुमारियों की सुंदरता और सम्राट की कृपा दोनों को ठुकरा दिया। सम्राट यू का चेहरा भी थोड़ा गंभीर हुआ। उन्हें भी अब उत्सुकता थी। अगर तोबा शाओयाओ कोई सही कारण नहीं दे सका तो ये सीधे सीधे सम्राट का अपमान माना जाएगा। इस सम्राट को भी ये जानने में दिलचस्पी है कि आखिर यंग मास्टर चांगे किसकी बात कर रहे हैं। सम्राट यू ने मुस्कुराते हुए कहा,
गू चांगे ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ऐसा कीजिए, अगर तोबा परिवार के तीसरे पुत्र को महान यू की किसी स्त्री से लगाव है तो महामहिम खुद उदार होकर उनका विवाह तय कर दें। अभी मैं थोड़ा जल्दबाजी में बोल गया, इसलिए तीसरे पुत्र से क्षमा मांगता हूं। सम्राट यू को समझ नहीं आया कि गू चांगे आखिर तोबा शाओयाओ को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, यहां तक कि माफी मांगने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन जब गू चांगे बोले तो वो इनकार कैसे करते। उन्होंने तुरंत शाओयाओ की ओर देखा और फिर पूछा, बताओ, अगर जिस स्त्री को तुम पसंद करते हो वो इस साम्राज्य की है तो सम्राट खुद तुम्हारा विवाह उससे तय कर देगा। यह सुनकर दरबार के मंत्री एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। लगता है यंग मास्टर चांगे उसकी प्रतिभा से प्रभावित हैं। हाँ, सुना है वो अपने शिष्यों और अनुयायियों का बहुत ख्याल रखते हैं। यह लड़का तो भाग्यशाली निकला। एक बार विवाह न हुआ तो क्या, दूसरी बार मौका मिल ही गया। तोबा शाओयाओ ने गू चांगे की मुस्कान देखी और वही पुरानी भय की भावना फिर लौट आई। उसका चेहरा हल्का फीका पड़ गया और मुट्ठियां भींच लीं। वो समझ गया गू चांगे के इरादे नेक नहीं थे। चाहे वो पहले विवाह प्रस्ताव का खेल हो या अब यह प्रश्न, सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो वो उसकी भलाई के लिए कर रहे हों, पर वास्तव में ये तो उसे सम्राट यू के क्रोध में झोंकने की चाल थी। गू चांगे को शायद पहले से पता था कि उसका रिश्ता यू फेया से है और अब वो जानबूझकर ये बात उगलवाना चाहते थे। हर शब्द में फंसाने वाली मंशा थी जिससे शाओयाओ के पास कोई रास्ता न बचे। शाओयाओ ने गहरी सांस ली और अंततः सीधा उत्तर दिया, महामहिम सम्राट यू जिसे शाओयाओ पसंद करता है वो और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी यू फेया हैं। यह शब्द बिजली की तरह गिरे। सभी मंत्रियों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या उसने सच में ये कहा? ये सुनकर सम्राट यू का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? शाओयाओ ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जी, ये पूर्ण सत्य है। शाओयाओ के हृदय में बस वही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये सुनकर पास बैठे जियालुओ, जो अब तक चुप थे, अपनी आंखें सिकोड़कर शाओयाओ को देखने लगे, क्योंकि यू फेया तो वही राजकुमारी थी जिससे उनका विवाह तय था, और अब यह व्यक्ति खुलेआम उसी से प्रेम का दावा कर रहा था। यू फेया भी स्तब्ध खड़ी थीं, उनकी उंगलियां उनकी आस्तीन को कसकर पकड़े थीं। मन में तूफान चल रहा था। तभी गू चांगे की शांत लेकिन तीखी आवाज गूंजी, लगता है राजकुमारी फेया और तोबा परिवार के तीसरे पुत्र के बीच रिश्ता कुछ खास है। यू फेया ने सिर उठाया, थोड़ी असमंजस में बोली, यंग मास्टर चांगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? गू चांगे मुस्कुराए, क्योंकि राजकुमारी फेया की आंखों में कोई आश्चर्य नहीं है। लगता है उन्हें पहले से इस रहस्य की जानकारी थी, है ना? यू फेया चुप रहीं। गू चांगे की मुस्कान और गहरी हो गई। अब वे तोबा शाओयाओ की ओर देखने लगे। अब देखते हैं इस चाल का अंत कहाँ तक जाता है। शाओयाओ की सारी उम्मीदें अब भी ग्रेट यू राजवंश पर टिकी थीं, पर गू चांगे ने वो आखिरी सहारा भी छीन लिया। अब तो सम्राट यू भी उसके खिलाफ हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। सम्राट यू ने क्रोध में ठहाका लगाया। उनकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी, मानो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा हो। उनके चारों ओर भयावह ऊर्जा फैल गई। आसमान में तारे हिलने लगे, हवाएं गरजने लगीं और बादल बिजली की तरह घूमने लगे। ये था अमरवंश के सम्राट का क्रोध, जिससे पूरा साम्राज्य कांप उठा। ग्रेट यू की धरती पर असंख्य साधक आकाश की ओर देखने लगे, इस अलौकिक दृश्य से स्तब्ध। दरबार के मंत्री कांपते हुए जमीन पर झुक गए। तोबा युनथियन और उनकी बेटियां पीली पड़ गईं, भय से निशब्द। तोबा शाओयाओ, सम्राट यू गरजे, तुम जानते हो कि मैं यू फेया का विवाह एब्सोल्यूट हेवनली इंपीरियल कोर्ट के साथ तय करने जा रहा हूं, और फिर भी तुम ये अपमानजनक बात कहते हो मेरे सामने, मेरे दरबार में? उनका स्वर बिजली जैसा गरजा, बहुत हुआ। ये असंभव है। मैं कभी फेया को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। आज तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। सैनिकों, तोबा शाओयाओ को कैद में डाल दो। गर्जना के साथ ही पहरेदार अंदर आ गए, स्वर्गीय तलवारें और भाले थामे हुए। उन्होंने शाओयाओ को पकड़ लिया और बाहर ले जाने लगे। शाओयाओ का चेहरा शांत था, मानो उसे पहले से यह अंजाम पता था। बस उसकी निगाहें गू चांगे पर ठहर गईं। आंखों में छिपा गहरा, जलता हुआ द्वेष साफ झलक रहा था। दरबार के सभी लोग स्तब्ध थे। एक ऐसा युवक
जो कुछ क्षण पहले तक महानता की ऊंचाइयों पर था, अब एक अपराधी की तरह घसीटा जा रहा था। कितनी विडंबना थी! जो ऊपर उठा था वही अपने भाग्य के हाथों गिर पड़ा। मैंने आपकी स्क्रिप्ट का ये भाग भी सफलतापूर्वक कॉपी पेस्ट। महल के अंदर अब सन्नाटा छा गया था। कई गायक डर के मारे झुक गए थे और सारे मंत्री भी चुप थे। तुओबा शियाओयाओ को गुस्से से भरे सम्राट यू ने कैद में डलवा दिया था। हालांकि ये सिर्फ एक छोटा सा प्रसंग था, लेकिन कई मंत्रियों ने सम्राट यू के चेहरे पर झलकती नाराजगी महसूस की। उनका चेहरा बेहद गंभीर था, जो एक भयावह गरिमा प्रकट कर रहा था। यहां तक कि सबसे प्रिय राजकुमार भी अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यू फेया ने उस दिशा में चिंतित नजरों से देखा जहां तुओबा शियाओयाओ को ले जाया गया था। वह कुछ भी कह नहीं सकी। उसे समझ नहीं आया कि तुओबा शियाओयाओ ने इस समय सम्राट यू को क्यों नाराज किया। क्या उसने सबके सामने सम्राट के मुंह पर तमाचा नहीं जड़ दिया था? महान यू अमर वंश का सम्राट किसी की बेइज्जती इतनी आसानी से कैसे बर्दाश्त कर सकता था? एक पल के लिए यू फेया ने गहरी सांस ली। उसके मन में असहायता और उलझन थी। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। तुओबा शियाओयाओ बहुत जल्दबाजी में था। उसने बातों का समय और परिणाम नहीं सोचा। फेया, लगता है कि तुम भी बहुत सी बातें इस सम्राट से छिपा रही हो। सम्राट यू का चेहरा आखिरकार सामान्य हुआ। उसने हल्की नज़र यूफेया पर डाली और शांत स्वर में कहा। वो मूर्ख नहीं था। तुओबा शियाओयाओ के रवैये से साफ झलक रहा था कि दोनों के बीच सिर्फ जान पहचान से ज्यादा कुछ है। बस इतना था कि यूफेया ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। इस बात ने सम्राट यू को निराश कर दिया। उसकी नज़रों में यूफेया हमेशा एक आज्ञाकारी, स्थिर और समझदार बेटी रही थी। लेकिन आज उसने महसूस किया कि उसकी बेटी अब उससे बातें छिपाने लगी है, वो भी किसी पुरुष के लिए। यूफेया का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, बेटी ने जानबूझकर कुछ नहीं छिपाया। इसके पीछे एक वजह थी। वो कुछ कह ही रही थी कि सम्राट यू ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और ठंडे स्वर में बोले, तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम महल के अंदर ही रहोगी। इस सम्राट की अनुमति के बिना तुम बाहर नहीं जा सकती। यह सुनकर यूफेया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका शरीर कांप उठा, मानो बिजली गिर गई हो। इतनी बड़ी उम्र में पहली बार सम्राट यू ने उसे घर में नजरबंद कर दिया था। वह जानती थी, इस बार पिता सच में बहुत नाराज हैं। जी पिताजी। इस वक्त वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। सिर झुकाकर उसने जवाब दिया। उसकी आंखें उदासी से भर आईं। अनजाने में उसने बगल की ओर देखा। वहां गू चांगे के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और वो भी उसी की ओर देख रहा था। इससे यूफेया के दिल में एक अजीब, अस्पष्ट सी भावना उठी। उसे अचानक एहसास हुआ, जो कुछ भी आज इस महल में हुआ, शायद सब गू चांगे की ही सोची समझी चाल थी। अगर वो बीच में ना आता तो तुओबा शियाओयाओ कभी सम्राट यू के क्रोध का शिकार नहीं बनता। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आज ऐसा तमाशा होगा। गू चांगे को हंसी आई होगी। वाकई शर्मिंदगी की बात है। इसके बाद सम्राट यू ने गू चांगे की ओर देखा, हल्के से सिर हिलाया और एक लंबी सांस छोड़ी। गू चांगे ने यूफेया के चेहरे से नजरें हटाईं। वो अब तक पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहा था और सब कुछ लगभग वैसा ही हुआ जैसा उसने पहले से सोचा था। वो मुस्कुराया और बोला, मुझे तो सच में हैरानी हुई। तुओबा घराने के तीसरे बेटे ने सबके सामने ऐसी बातें कह दीं। लोग तो शर्म से डूब मरे। उसने न सिर्फ सम्राट की बेटी का हाथ ठुकराया, बल्कि सबके सामने कह दिया कि वो राजकुमारी यूफेया से प्रेम करता है। ये सिर्फ दुस्साहस नहीं था, ये तो मौत को दावत देने जैसा था। गू चांगे के लिए अब सब आसान हो गया था। तुओबा शियाओयाओ जेल में था और यद्यपि महान यू की कैदखाना स्वर्ग और पृथ्वी का जाल कहलाता था, जहां अमर दुश्मनों तक को बंद किया जाता था, फिर भी अगर गू चांगे चाहें तो वहां घुसना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। यहां तक कि अगर तुओबा शियाओयाओ वहीं मर भी जाता तो भी कोई उस पर शक नहीं करता। इस घटना के बाद कई मंत्रियों और सम्राट यू का भी दावत में मन नहीं रहा। तुओबा परिवार के चेहरों पर भी उदासी छाई हुई थी। इतनी बड़ी घटना की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब से तुओबा परिवार को सम्राट यू का भरोसा नहीं मिलेगा। उनकी शोहरत लुप्त हो जाएगी और परिवार का पतन तय था। तुओबा खियोंगलिंग और तुओबा चिंग्यू अपने भाई के लिए चिंतित थीं, पर इस समय कुछ कर नहीं सकती थीं।
बस मन ही मन घबरा रही थीं। वो अपने पिता को बताना चाहती थीं कि क्या हुआ, लेकिन तुओबा शियाओयाओ ने पहले ही उन्हें मना किया था कि वो ये बात किसी को न बताएं, यहाँ तक कि माता पिता को भी नहीं। इसी बीच एब्सोल्यूट हेवनली इंपीरियल कोर्ट के राजकुमार जियालुओ ने फिर से विवाह का प्रस्ताव रखा। अभी कुछ देर पहले तुओबा शियाओयाओ ने जो कहा था उससे वो बहुत असहज महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि उसे डर था कि सम्राट यू अब शायद उसका प्रस्ताव ठुकरा देगा। जियालुओ के लिए यू फेया से शादी सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं थी, वो इसे अपनी निश्चित उपलब्धि मानता था। लेकिन तुओबा शियाओयाओ ने सबके सामने टकराव पैदा कर दिया। इससे उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटे दर्जे का व्यक्ति उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ हो। उसकी नज़र में तुओबा शियाओयाओ तो बस एक जनरल का बेटा था, जो न तो उसकी स्थिति से न शक्ति से कहीं से भी उसकी बराबरी कर सकता था। और उसे पूरा भरोसा था कि सम्राट यू को समझदारी से वही रास्ता चुनना होगा जो उसके पक्ष में हो। सम्राट यू ने कुछ सोचते हुए कहा, राजकुमार जियालुओ के विवाह प्रस्ताव पर यह सम्राट विचार करेगा, 5 दिन में तुम्हें उत्तर मिलेगा। ये जवाब ऐसा था कि न हाँ थी न ना, बस टालने वाला जवाब। सम्राट यू चाहता था कि कुछ दिन रुककर वो आगे की स्थिति देखे। दरअसल उसके मन में और भी विचार थे। उसे याद था कि शिकार सम्मेलन के दौरान तुओबा शियाओयाओ ने अपने स्तर से कहीं अधिक ताकत दिखाई थी। सम्राट यू ने अनुमान लगाया कि उस लड़के में कोई बड़ा रहस्य छिपा है। अगर मौका मिला तो वह निश्चित रूप से उससे सब कुछ उगलवाएगा। दावत खत्म होने के बाद अधिकारी डरते डरते चले गए। एब्सोल्यूट हेवनली कोर्ट का दल भी नौकरानियों के साथ महल के दूसरे हिस्से में ठहराया गया। गू चांगे भी जियांग चूचू को लेकर अपने निवास की ओर लौट आया। वो तुओबा शियाओयाओ की स्थिति जानने की कोई जल्दी में नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि उसके कमरे में पहुंचते ही यू तियानझेंग उससे मिलने जरूर आएगा। शिकार सम्मेलन के समय गू चांगे ने यू तियानझेंग को हत्या की योजना रोकने को कहा था, ताकि उसकी अपनी योजना न बिगड़े। अब वो निश्चित रूप से असंतुष्ट होगा और जवाब मांगने आएगा। लगता है अब मुझे उस व्यक्ति को और आज्ञाकारी बनाना होगा, गू चांगे ने आंखें संकुचाईं। इतना बड़ा मोहरा हाथ में हो तो उसे सावधानी से चलना ही होगा। अब जब वो स्वर्गीय तलवार के स्वामी की पहचान जान चुका था, उसे तलवार की जल्दी नहीं थी, बल्कि महान यू अमर वंश अब उसके लिए एक और अवसर बन गया था। तभी जियांग चूचू ने पूछा, क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुओबा शियाओयाओ और राजकुमारी यू फेया के बीच कुछ है? गू चांगे उसके साथ चल रहा था। सफ़ेद वस्त्रों में हल्के घूंघट के साथ जियांग चूचू मानो चांद की देवी लग रही थी। उसकी आंखों में एक निर्मल अलौकिक आभा थी। वो धीरे से बोली, उसने आज महल में जो कुछ हुआ सब देखा था और समझ गई थी कि गू चांगे ने जानबूझकर वो बातें कही थीं ताकि तुओबा शियाओयाओ के जरिए सम्राट यू को क्रोधित किया जा सके। वास्तव में तुओबा शियाओयाओ और गू चांगे की पहले कभी कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी गू चांगे के व्यवहार से ऐसा लग रहा था मानो वो उसे बहुत अच्छी तरह जानता हो। यही बात उसे हैरान कर रही थी। गू चांगे हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मुझे पहले से पता था, वरना मैं किसी और की शादी की इतनी योजना क्यों बनाता। वो मुस्कुराया और उसकी पतली कमर को अपने बाहों में ले लिया। जियांग चूचू के चेहरे पर आश्चर्य नहीं था, जैसे उसे पहले से अंदाजा था। वो कुछ और पूछने ही वाली थी कि गू चांगे ने हंसते हुए कहा, उस तुओबा शियाओयाओ के पास स्वर्गीय तलवार है। वो इतने सालों से इसलिए छिपा हुआ था ताकि मैं उसे न पहचान पाऊं। अफसोस, मैंने शिकार सम्मेलन में ही उसे देख लिया। ऐसी तलवार अगर उसके पास रहेगी तो उसे मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, पर वो अभी भी इसे समझ नहीं पा रहा और मुझसे टकराने की कोशिश कर रहा है। स्वर्गीय तलवार? जियांग चूचू ने हल्की आंखें झपकाईं। वो 7 स्वर्गीय खजानों के बारे में जानती थी। गू चांगे के पास पहले से उनमें से कुछ थे। अब उसे समझ आया कि वो तुओबा शियाओयाओ के पीछे क्यों पड़ा है। लेकिन ये देखकर कि गू चांगे इतनी खुलकर उससे ये बात बता रहा था, वो थोड़ी भावुक हो गई, क्योंकि गू चांगे जैसे व्यक्ति अपने राज बहुत कम बताते थे। जियांग चूचू ने धीरे से कहा, तुम्हें ये बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। उसने सिर उठाकर उसकी ओर देखा, फिर दूर नजरें फेर लीं। गू चांगे मुस्कुराया और उसका नर्म हाथ पकड़ लिया। पर मैं बताना चाहता हूं। किसने कहा बताने को? मुझे नहीं जानना। जियांग चूचू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। वो अपना हाथ छुड़ाना चाह रही थी, पर गू चांगे ने कसकर पकड़ रखा था।
यहाँ महान यू के पहरेदार देख रहे हैं, वो हल्के से बोली। तो क्या हुआ अगर वो देख रहे हैं? क्या मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता? गू चांगे ने हल्की हंसी के साथ कहा। हम तो पुराने जोड़े हैं, अब क्या शर्म। कौन पुराना जोड़ा? यूए मिंगकोंग तुम्हारी मंगेतर है, जियांग चूचू ने झुंझलाकर कहा। उसकी आवाज में हल्की नाराजगी थी। उसे लगा कि उसके घूंघट के नीचे चेहरा अब लाल पड़ चुका है। सबके सामने वो जो एक पवित्र मानव पूर्वज मंदिर की साध्वी थी, अब इतनी असहज और लज्जित क्यों महसूस कर रही थी? गू चांगे मुस्कुराया। मिंगकोंग मेरी मंगेतर है तो तुम क्या हो? ये सुनकर जियांग चूचू का चेहरा एक बार फिर गर्म हो उठा, शर्म और झुंझलाहट से भरा, साथ ही एक हल्का सा दुख भी। हाँ, मिंगकोंग उसकी मंगेतर थी तो वो खुद उसके लिए क्या थी? गू चांगे ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं समझ गया, शायद तुम भविष्य में मेरी दुलारी नौकरानी बनोगी, जिसे मैं ही नहीं बाकी सब भी सताएंगे। तुम मुझे तंग मत करना, जियांग चूचू ने नाराज होकर कहा। उसकी आवाज में हल्की शिकायत थी। उसने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। गू चांगे हंसा और बोला, तो फिर नौकरानी मत बनो। वो मुस्कुराया एक शांत, कोमल मुस्कान के साथ। जियांग चूचू को लगा आज वो उसे सिर्फ चिढ़ाने आया है। थोड़ी देर चुप रहकर उसने धीरे से कहा, तुम मुझसे शादी करोगे ना? उसकी आंखें झुकी हुई थीं और उसकी आवाज धीमे धीमे कांप रही थी। मैंने आपकी स्क्रिप्ट का ये भाग भी सफलतापूर्वक कॉपी पेस्ट कर दिया। गू चांगे के मन में शादी ये शब्द गूंजे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो तो जाहिर सी बात है। सूरज ढल चुका था, आसमान में हल्की धुंधली रोशनी बची थी। महल के रास्ते पर चलते हुए गू चांगे और जियांग चूचू ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दिव्य जोड़ा स्वर्ग से उतर आया हो। वो धीमे धीमे बोल रही थी, पर उसकी आंखें हमेशा चौकन्नी थीं, जैसे हर पहरेदार पर नजर रख रही हों। वो तोबा श्याओयाओ अब जेल में बंद है, जियांग चूचू ने अचानक कहा। तो क्यों ना हम उसे मार दें और स्वर्गीय तलवार हासिल कर लें? ग्रेट यू इमॉर्टल डायनेस्टी की जेल हमें कैसे रोक सकती है? गू चांगे ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियांग चूचू खुद ऐसा कहेगी। वो आगे बढ़ा, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और शांत स्वर में बोला, उसे मारना तो जरूरी है और तलवार भी मेरी होगी, पर यह काम हमारा नहीं, सिर्फ मेरा डैश है। जियांग चूचू ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। गू चांगे ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं। याद रखो, तुम मानव पूर्वज हॉल की पवित्र कन्या हो, ऐसे काम तुम्हारे लिए नहीं हैं। जियांग चूचू बचपन से उस हॉल के ग्रंथों से पली बढ़ी थी। उसके मन में समस्त जीवों के लिए करुणा थी, न्याय की भावना थी। अगर वो ऐसा कुछ करती तो उसकी आत्मा का संतुलन बिगड़ जाता। तुम्हारे लिए मैंने अपने गुरु तक से नाता तोड़ लिया, तो ये सब क्या मायने रखते हैं? उसने धीमी आवाज में कहा। गू चांगे मुस्कुराया, पर मैं नहीं चाहता कि तुम इस नश्वर दुनिया में डूबो और उसकी गंदगी से खुद को मैला करो। जियांग चूचू बस उसकी ओर देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। उस पल उसे लगा, उसने जितना भी त्याग किया है सब सार्थक है। जब गू चांगे अपने महल लौटा तो उसने देखा, जैसा उसने सोचा था, यू तियानझिंग पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। वो चुपचाप खड़ा था, चेहरे पर सम्मान तो था, लेकिन मन में बेचैनी भी। पहले तुम जाकर आराम करो, गू चांगे ने जियांग चूचू से कहा, फिर खुद यू तियानझिंग की ओर बढ़ा। यंग मास्टर चांगे को प्रणाम, यू तियानझिंग ने कहा। उसका चेहरा सम्राट यू जैसा ही था, बस उम्र के साथ उसमें एक थकान झलक रही थी। उसने गू चांगे के आदेश पर दूसरे राजकुमार यू लाए की हत्या की योजना रद्द कर दी थी, लेकिन अब तक उसे समझ नहीं आया था कि गू चांगे ने ऐसा क्यों किया। अगर यू लाए वहां मर जाता तो पूरा साम्राज्य अराजकता में डूब जाता और उसके सारे जाल काम में आते, इसलिए वो जवाब चाहता था। गू चांगे मुस्कुराया, तो बताओ क्या पूछना चाहते हो? यू तियानझिंग ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं पूरे मन से तुम्हारे साथ था। अगर मैं ग्रेट यू साम्राज्य पर कब्जा करता तो मैं स्वर्ग की शपथ लेकर उसे तुम्हारे हवाले कर देता। पर तुमने अचानक वो हत्या योजना क्यों रद्द कराई? क्या तुमने हमारा समझौता भूल गए, या तुम और सम्राट यू ने मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची है? उसकी आवाज में शिकायत थी, लेकिन साथ ही साहस भी। उसे लगता था अब समय है गू चांगे को दिखाने का कि वो कोई मोहरा नहीं है। गू चांगे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो तुम मुझसे सवाल पूछने आए हो? यू तियानझिंग ने हिम्मत जुटाई।
मैं बस एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, वरना आगे की योजना। आगे की योजना? गू चांगे ने बीच में टोकते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि आगे मैं तुम्हारे आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं करूंगा। गू चांगे ने ठंडी हंसी भरी। असल में बात कुछ नहीं थी। मैंने वो हत्या योजना इसलिए रद्द कराई क्योंकि तुम मेरे काम में बाधा डाल रहे थे। तुम्हारा काम? यू तियानझिंग भड़क उठा। कौन सा काम हत्या से भी बड़ा है? तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, गू चांगे ने धीरे से कहा। यू तियानझिंग ने गहरी सांस ली। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। पर तभी भून! यू तियानझिंग की आंखें फैल गईं। गू चांगे की आवाज बर्फ सी ठंडी थी। क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी? उसने हाथ उठाया और हवा में ही शून्य थम गया। 5 रंगों की अराजक ऊर्जा से लिपटा विशाल हाथ आगे बढ़ा, मानो आकाश को ढक लिया हो। यू तियानझिंग का दिल धक से रह गया। उसकी आत्मा कांप उठी। गू चांगे, तुम! उसने अपनी तलवार निकाली, एक क्वाजी एम्परर तलवार जो स्वर्गीय नियमों से लिपटी थी। झन्न! पर गू चांगे का हाथ नहीं रुका। उसने सीधा उस तलवार को पकड़ लिया। सिर्फ उसकी उंगली से टकराकर तलवार से चिंगारियां उड़ गईं, लेकिन वो उसे भेद नहीं पाई। यू तियानझिंग दहशत में आ गया। वो हथियार जिसे भाग्य स्वर्ण से गढ़ा गया था, वो भी गू चांगे की उंगली पर असर नहीं डाल पाया। अगले ही पल पूरा शून्य बिखर गया। यू तियानझिंग को लगा जैसे पूरी दुनिया गू चांगे के नियंत्रण में आ गई हो। हर दिशा, हर कोना बंद। वो भागना चाहता था, पर कोई रास्ता नहीं था। यंग मास्टर चांगे, दया करो। मैं गलत था, वो कांपता हुआ बोला। पर गू चांगे की हथेली में मौजूद शक्ति से उसकी तलवार में दरारें पड़ गईं। मुझे चालाक लोग पसंद नहीं हैं, गू चांगे बोला। अगर जिंदा रहना है तो अपनी आत्मा खोलो। मैं तुम्हारे भीतर गुलाम मुहर लगाऊंगा। यू तियानझिंग डर के मारे झुक गया। कृपा करो, मैं अपनी आत्मा खोल देता हूं। गुलाम मुहर का मतलब था जिंदगी भर दास बनना, पर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उधर भोज के तुरंत बाद ही खबर फैल गई। तुओबा परिवार के तीसरे पुत्र तुओबा शियाओयाओ ने सम्राट यू के सामने उनका अपमान किया और अब जेल में बंद है। पूरा शाही नगर इस पर चर्चा करने लगा। वो व्यक्ति जिसने शिकार सम्मेलन में अपने तेज से सबको चौंका दिया था, अब एक कैदी बन चुका था। कभी जिसका महल भीड़ से भरा रहता था, अब वहां सन्नाटा था। लोग अफसोस कर रहे थे, जो आसमान छूने चला था वो अब जमीन पर गिर पड़ा। तोबा शियाओयाओ के बारे में तरह तरह की बातें फैल गईं। राजकुमारी यू फेया से प्यार करता है। सम्राट के सामने मना कर दिया। हर गली में यही चर्चा थी। उधर साम्राज्य की गहराई में जेल के अंदर शांति पसरी हुई थी। तुओबा शियाओयाओ ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके चारों ओर तलवार की ऊर्जा मंडरा रही थी। इतनी धारदार की हवा भी कांप रही थी। वो जानता था कि इस जेल से निकलना नामुमकिन है। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो सम्राट का क्रोध शांत हो जाए या पिता और यू फेया उसे छुड़ाएं। लेकिन उसके मन में एक डर था, गू चांगे। अगर वो यहां आ गया तो ये सारी सुरक्षा बेकार थी। और फिर अचानक सामने की हवा में लहरें उठीं। जगह जगह चांदी की तरंगें फैलीं और एक लंबी दिव्य आकृति उस शून्य से बाहर निकली। तुओबा शियाओयाओ की आंखों में बिजली सी चमक उठी। गू चांगे! उसने दांत भींचकर उसका नाम लिया, जैसे वो हर जन्म का बदला इसी पल लेना चाहता हो। मैंने आपकी स्क्रिप्ट का ये भाग भी सफलतापूर्वक। मुझे सच में ये जानने की जिज्ञासा है कि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति इतनी गहरी दुश्मनी क्यों है, जबकि हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई। आकाश में एक पोर्टल खुला और वहां से गू चांगे बाहर आए, सफेद वस्त्रों में, शांत और दिव्य। उनके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, बालों से दिव्य प्रकाश झलक रहा था। उनके पीछे 3000 देव प्रतिरूप प्रकट हुए, जिनसे इतनी भयानक आभा निकली कि कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत न कर सके। जैसा कि तुओबा शियाओयाओ ने पहले ही सोचा था, यहां मौजूद तमाम रक्षात्मक बंदिशें, प्रोहिबिशन फॉर्मेशन भी गू चांगे को रोक नहीं सकीं। यहां तक कि जो कुछ एनलाइटेंड प्राणी इस कालकोठरी के अंदर गहरी नींद में थे, वे भी उसकी उपस्थिति का अंदाजा नहीं लगा सके। तुओबा शियाओयाओ ने खुद को शांत किया। वो खड़ा हुआ, सीधा गू चांगे की ओर देखा और बोला, तुम्हें तो वजह पता ही है, फिर ये दिखावा क्यों? पुनर्जन्म उसकी सबसे बड़ी गुप्त बात थी,
और वो इसे किसी के सामने यूं ही उजागर नहीं कर सकता था। यहाँ कोई और नहीं है, गू चांगे, वो ठंडे स्वर में बोला, अपनी नकली सज्जनता समेट लो। गू चांगे मुस्कुराए, फिर बहुत शांति से बोले, चूंकि तुम ऐसे बोलना चाहते हो तो साफ कर दूं कि मैं यहाँ किसी चीज के लिए आया हूं। वो चीज अगर तुम्हारे हाथ में रही तो तुम्हारे लिए बस विनाश और दुर्भाग्य लाएगी। अगर समझदार हो तो उसे मुझे दे दो, शायद तब मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तोबा शियाओयाओ पहले से ये सोच चुका था। उसने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, हा गू चांगे, ये ख्वाब देखना छोड़ दो। चाहे तुम मुझे मार भी दो, फिर भी डैश हेवनली स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म के ज्ञान से एक गुप्त विधि सीखी थी, और उसी से उसने डैश हेवनली स्वॉर्ड डैश को अपनी आत्मा से बांधकर स्वॉर्ड एम्ब्रियो तलवार भ्रूण बना दिया था। अब तलवार उसकी आत्मा और जीवन से जुड़ी थी, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। मतलब अगर वो मर जाए तो तलवार भी उसके साथ नष्ट हो जाएगी। और इस ऊपरी संसार अपर रेल्म में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो इस बंधन को तोड़ सके। केवल एक उपाय था, उसके पिछले जीवन के संप्रदाय शू संप्रदाय के तलवार भवन में, लेकिन अब तो वो खुद भी वहां नहीं जा सकता था। इसी वजह से तुओबा शियाओयाओ को पूरा भरोसा था कि गू चांगे उसे नहीं मारेगा, क्योंकि अगर वो मर गया तो डैश हेवनली स्वॉर्ड भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, और तब गू चांगे सातों दिव्य अवशेषों को कभी एकत्र नहीं कर पाएगा। गू चांगे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हें अपने इंतजाम पर बड़ा भरोसा है। वह ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। वो जानते थे कि एक पुनर्जन्मी व्यक्ति होने के नाते तुओबा शियाओयाओ ने इस दिन के लिए पहले से सब सोचा होगा। असल में गू चांगे सब समझ चुके थे। उसने किसी विधि से हेवनली स्वॉर्ड डैश को अपने जीवन मरण से बांध दिया है। तलवार जीवित है जब तक व्यक्ति जीवित है, और व्यक्ति की मृत्यु से तलवार भी मरती है। पर गू चांगे को भरोसा था, तुओबा शियाओयाओ के आसपास भी कुछ लोग हैं जिनसे वो भावनात्मक रूप से जुड़ा है, और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो तुम ये सोचते हो कि मैं तलवार हासिल नहीं कर पाऊंगा? गू चांगे ने कहा। तुओबा शियाओयाओ ठंडे स्वर में बोला, हाँ, तुम चाहो भी तो नहीं कर पाओगे। गू चांगे हंस पड़े, मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम इतने शत्रुतापूर्ण क्यों हो? बस मुझे तलवार दे दो, मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। तुम्हारे लिए भी यही सबसे अच्छा रहेगा। क्या तुम्हारे लिए वो तलवार किसी और काम की है? आखिर इतनी जिद क्यों? फिर उनकी आंखों में हल्की चमक आई, क्या तुम्हें यूफेइया पसंद नहीं है? लेकिन अब तो वो डैश एब्सोल्यूट हेवनली इंपीरियल कोर्ट डैश के राजकुमार से विवाह करने वाली है, और तुम यहां इस कालकोठरी में कैद हो। वैसे तुम्हारे कुछ भाई बहन भी हैं ना? क्या सच में तुम सोचते हो कि मैं उनके पास नहीं पहुंच सकता? इन शब्दों से तुओबा शियाओयाओ का चेहरा मुरझा गया। यूफेइया, तुओबा क्योंगलिंग और बाकी, यही तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, गू चांगे, अगर तुमने मुझे धमकाने की कोशिश की तो तैयार रहो, मैं डैश स्वॉर्ड एम्ब्रियो डैश को स्वयं नष्ट कर दूंगा। तब तुम सातों दिव्य अवशेष कभी नहीं पा सकोगे। उसकी आवाज में कठोर निश्चय था, तुम्हें हेवनली स्वॉर्ड कभी नहीं मिलेगी। यह उसका अंतिम उपाय था, सबसे चरम और निराशाजनक रास्ता। गू चांगे की आंखें थोड़ी सिकुड़ीं, फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, तो फिर यूं समझो कि अब मैं तलवार के पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे प्रियजन, उनकी जिंदगी बहुत भारी पड़ेगी तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण फैसले की वजह से। मेरे पास 1000 तरीके हैं उन्हें इस दुनिया में जीने से भी पछताने पर मजबूर करने के। ये बातें उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहीं, लेकिन तुओबा शियाओयाओ के रोंगटे खड़े हो गए। एक सर्द डर उसके शरीर में दौड़ गया। वह कुछ देर चुप रहा। चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि गू चांगे की बात वही थी जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था। हेवनली स्वॉर्ड भले ही शक्तिशाली थी, लेकिन उसके प्रियजन, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थे। अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। अगर वो डटा रहा तो फिर वही होगा जो पिछले जन्म में हुआ था, लेकिन अगर झुक गया तो बदले की ज्वाला अधूरी रह जाएगी। वह भीतर से टूट रहा था। गू चांगे ने शांत स्वर में कहा, सोच लो, जब अगली बार मिलूंगा तो तुम्हारे पास एक साफ जवाब होना चाहिए। वो मुस्कुराए, उन्हें पता था कि अब तुओबा शियाओयाओ का दिल कांप चुका है। आखिर उनके पास पहले ही 7 में से 6 दिव्य अवशेष थे, अब बस डैश हेवनली स्वॉर्ड डैश बाकी थी।
तुओबा शियाओयाओ जानता था कि उसे अब किसी एक चीज में से चुनना पड़ेगा, या तो तलवार या अपने प्रियजन। उसने गहरी सांस ली और बोला, हेवनली स्वॉर्ड अब मुझमें समा चुकी है। मैं उसकी शक्ति का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन उसे अपने शरीर से अलग नहीं कर सकता। इस पूरे ऊपरी संसार में कोई भी इस बंधन को तोड़ नहीं सकता, यहां तक कि मैं भी नहीं। गू चांगे की भौहें हल्की सी उठीं। उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे मिट गई। वो बोले, क्या सच में तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? यह कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर एक ही झटके में उसकी तलवार आभा तोड़ दी और उसके गले को पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया, जैसे किसी चूजे को पकड़ते हैं। तुओबा शियाओयाओ को लगा उसकी सांस रुक रही है। भयानक ठंडक पूरे शरीर में फैल गई, जैसे आसमान पर कोई गहरा अंधकार छा गया हो। उसकी हड्डियां चरमरा उठीं, रीढ़ टूटने को थी और उसके सातों छिद्रों से रक्त बह निकला। धुंधली दृष्टि के बीच वो कराहते हुए बोला, मैं अपने डैश दाओ हार्ट डैश की कसम खाता हूं, मेरे इन शब्दों में एक भी झूठ नहीं। गू चांगे ने उसे छोड़ दिया। चेहरा फिर से शांत हो गया। बस इतना कहा उन्होंने, न कोई क्रोध न प्रसन्नता। अब वो जान चुके थे, तुओबा शियाओयाओ में इतनी हिम्मत नहीं कि वो झूठ बोले। ये स्थिति तो गू चांगे की उम्मीद से भी परे थी, क्योंकि उसने सच में अपनी जान और तलवार को एक कर दिया था। पर अब गू चांगे के मन में एक और विचार आया, अगर डैश गुड फॉर्चून इमॉर्टल बोट डैश सौभाग्य नौका की तरह वो इस डैश स्वॉर्ड एम्ब्रियो डैश को किसी दूसरी विधि से शुद्ध करे, तो क्या वो तलवार फिर से प्रकट हो सकती है? और शायद भाग्य की भविष्यवक्ता शाओ रुओइन इसके उत्तर की कुंजी हो सकती है। कालकोठरी के भीतर पूर्ण सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ गहराई से आती कुछ धीमी भयावह गर्जनाओं की आवाज सुनाई देती थी, मानो वहां किसी भयानक राक्षस को कैद किया गया हो। उस आवाज में ऐसी दहशत थी कि सुनने वाला सिहर उठे। इस जगह पर संसार के सभी नियम और शक्तियां मुद्रित, सील्ड थीं। यहां तक कि प्रबुद्ध, एनलाइटन जीव भी यहां कुछ असामान्य खोज नहीं सकते थे। गू चांगे ने एक हाथ से तुओबा शियाओयाओ का गला जकड़ रखा था। श्वास रुक जाने से तुओबा का चेहरा सफेद पड़ चुका था, पर गू चांगे का चेहरा शांत था, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हो। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या भाग्य की भविष्यवक्ता शाओ रुओइन वाकई तुओबा शियाओयाओ को हेवनली स्वॉर्ड के लिए सामग्री और मटीरियल के रूप में इस्तेमाल कर सकती है? तुओबा की बातों ने उसके मन में एक और शक पैदा कर दिया था। अगर वो बस एक साधारण पुनर्जन्म वाला व्यक्ति है, तो उसे इतनी पक्की जानकारी कैसे है कि इस पूरे ऊपरी लोक अपर रेल्म में कोई उपाय नहीं है? गू चांगे ने धीरे से कहा, लगता है तुम्हारे अंदर अब भी बहुत से राज छिपे हैं। उसकी निगाहें अंधेरी और गहरी थीं। वो तुओबा के भौहों के बीच झांककर उसके आत्मिक अस्तित्व, स्पिरिट को परखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसे अचानक एक भयावह ऊर्जा का एहसास हुआ। भूलल, एक तेज लाल रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। तुओबा के माथे से रक्त रिसने लगा और वहां से एक छोटी सी तलवार ताबीज, सॉर्ड टालिस्मैन बाहर निकली। वो बस 1 इंच लंबी थी, लेकिन उससे इतनी प्रचंड तलवार की आभा निकल रही थी कि मानो किसी देव तलवार ने म्यान छोड़ दी हो। गू चांगे की आंखें हल्की सिकुड़ी, तो असल में तुमने डैश हेवनली स्वॉर्ड और अपनी आत्मा को एक ही डैश तलवार भ्रूण डैश ऑफ स्वॉर्ड एम्ब्रियो में ढाल दिया है। वो उस ताबीज को गौर से देखने लगा। उसमें स्पष्ट रूप से तुओबा के जीवन श्वास, लाइफ ऑरा की गंध थी, और साथ ही उसमें डैश हेवनली स्वॉर्ड डैश की विशिष्ट दिव्य छाप भी थी। अब उसे समझ आ गया, अगर वो जबरदस्ती तुओबा की आत्मा में झांकने, सोल सर्च की कोशिश करेगा, तो ये तलवार भ्रूण नष्ट हो जाएगा और साथ ही हेवनली स्वॉर्ड डैश को भी अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। तुओबा ने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा? उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, लेकिन आंखों में अब भी एक न झुकने वाली आग जल रही थी। गू चांगे ने धीरे से उसका गला छोड़ दिया और ठंडे स्वर में बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने ये सब कैसे किया, पर याद रखना, अगर आधे महीने के अंदर तुमने डैश हेवनली स्वॉर्ड डैश नहीं सौंपी, तो चाहे वो यूफेया हो या तुम्हारे भाई बहन, सबको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जानता था, चाहे रास्ता हो या न हो, अब तुओबा शियाओयाओ को एक तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। ये उसका अपना चुना हुआ जाल था और अब उसी में वो फंस चुका था। अगर आधे महीने बाद भी तलवार नहीं मिली, तो गू चांगे अपने तरीके से काम करेगा, और ठीक उसी समय तक शाओ रुओइन के आने की संभावना थी।
आधा महीना? तुओबा का चेहरा उतर गया। उसे पता था यह कोई लंबी मोहलत नहीं थी। अगर समय पर वो कुछ नहीं कर सका तो यू फेइया, तुओबा क्योंगलिंग, तुओबा किंगयू सब उसके कारण भुगतेंगे। समझ गया, उसने धीमे स्वर में कहा। गू चांगे अब कुछ नहीं बोला। वह मुड़ा और एक कदम में ही शून्य में विलीन हो गया। तुओबा कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर कांपती सांसों के साथ अपना गला छूने लगा जो लगभग टूट चुका था। मृत्यु की वो अनुभूति अब भी उसके शरीर में दौड़ रही थी और उसकी पीठ पसीने से भीगी थी। वो जानता था अगर उसने अपनी आत्मा और तलवार को एक न किया होता तो गू चांगे अभी तक उसकी आत्मा को खंगाल कर उसके पुनर्जन्म का राज जान चुका होता। पर अब जो थोड़ा वक्त मिला था वो भी कालकोठरी में बिताया गया समय मिलाकर बहुत ही कम था। बदला, अब तो ये उसके लिए एक मृग तृष्णा, मृग मरीचिका बन चुका था। दूसरी ओर गू चांगे जब महल लौटा तो उसने उस व्यक्ति को बुलवाया जो शिकार सम्मेलन हंटिंग कॉन्फ्रेंस के दिन चेहरे पर निशान लिए हुए था। उसका नाम था सोंगये। वो स्प्रिंग ब्रीज पैविलियन का सीक्वेंस सीड था जो रूप परिवर्तन, छिपने और हत्या की कला में निपुण था। उस दिन सम्राट यू द्वारा बिछाए गए स्वर्ग और पृथ्वी के जाल से वो जीवित बच निकला था और अब राजधानी में एक साधारण विद्वान के रूप में छिपा हुआ था। प्रणाम यंग मास्टर, उसने झुककर कहा। अब उसका चेहरा नर्म और बीमार सा लग रहा था, पर उसकी आंखों में भय और सम्मान झलक रहा था। वो जानता था कि गू चांगे ही स्प्रिंग ब्रीज पैविलियन का असली मालिक है, यानी पर्दे के पीछे का मास्टर ऑफ शेडोज। गू चांगे ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, जाओ, तुओबा हवेली की चौथी कन्या को पकड़ लाओ। भले ही उसने तुओबा शियाओयाओ को आधा महीना दिया था, लेकिन धमकी बनी रहनी चाहिए थी ताकि तुओबा अपने अगले कदम पर ज्यादा न सोचे। जी मेरे स्वामी, सोंगये ने झुककर उत्तर दिया और बिना कोई सवाल किए वहां से चला गया। महान यू राजधानी सुरक्षा से भरी हुई थी, हर 5 कदम पर पहरा, हर 10 कदम पर चौकी। पर फिर भी स्प्रिंग ब्रीज पैविलियन का ये हत्यारा इतनी चुपचाप तुओबा किंगयू को उठा ले गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। गू चांगे फिर सोच में डूब गया। उसे पता था तुओबा शियाओयाओ कुछ नहीं कर पाएगा। अब उसका ध्यान अगले बड़े कदम पर था। युग वृक्ष ईपॉक ट्री का फल पकने वाला था और उसी के साथ उसकी अमरता की योजना शुरू होने वाली थी। पर उसके लिए उसे एक स्थल चाहिए था जहां वो अपना महाजाल ग्रेट नेट बिछा सके। वो सोच रहा था क्या अपनी आंतरिक ब्रह्मांड इनर यूनिवर्स को उस जगह के रूप में इस्तेमाल करे, पर वो अभी अस्थिर था, पर्याप्त शक्तिशाली नहीं। इसलिए उसने निश्चय किया पहले वो एब्सोल्यूट हेवनली एक्सटिंक्शन की कुछ मूल शक्ति ओरिजिन को शुद्ध करेगा ताकि अपनी आंतरिक दुनिया को विकसित कर सके, फिर इस योजना पर आगे बढ़ेगा। पर उससे पहले उसे 7 दिव्य अवशेष, 7 हेवनली आर्टिफैक्ट्स और इमॉर्टल पैलेस के गुप्त खजाने का मसला सुलझाना था, क्योंकि उसकी शक्ति अब एक सीमा ऑफ बॉटलनेक पर पहुंच चुकी थी। कुछ दिन बाद तुओबा शियाओयाओ अब भी कालकोठरी में था, पर राजधानी में हालात धीरे धीरे शांत होने लगे। सम्राट यू ने राजकुमारी यू फेइया की सजा खत्म कर दी और उसे आदेश दिया कि वो एब्सोल्यूट हेवनली प्रिंस जियालुओ के साथ समय बिताए ताकि एक दूसरे को बेहतर जान सकें। मंत्रियों में अटकलें थीं। कुछ कहते थे कि सम्राट अब भी गू चांगे को परख रहा है, अगर उसने जरा भी दिलचस्पी दिखाई तो वो तुरंत जियालुओ को छोड़ देगा। लेकिन गू चांगे का जीवन अब बहुत ही साधारण और शांत दिखता था। वो शायद ही किसी से मिलता, यहां तक कि राजकुमार भी उससे मिलने के लिए संघर्ष करते। इसी बीच राजधानी में एक छोटी सी पर डरावनी घटना घटी। एक दिन तुओबा हवेली की चौथी कन्या तुओबा किंगयू अचानक गायब हो गई। जो दासियां उसकी सेवा में थीं, वो सब हवेली में ही निर्जीव अवस्था में पाई गईं, बिना किसी आवाज या संघर्ष के। बाहर पहरा दे रहे सैनिकों को जरा भी खबर नहीं हुई। तुओबा यूनतियान, जो पहले से ही सम्राट यू की उपेक्षा झेल रहा था, अब इस घटना से लगभग टूट गया। उसकी कनपटी के बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर गहरी पीड़ा और निराशा थी। लोगों ने शक किया कि यह सब उसी चेहरे पर निशान वाले व्यक्ति का काम है, पर कोई साक्ष्य नहीं मिला। और सम्राट यू की उपेक्षा के कारण तुओबा परिवार की पुकार अनसुनी रह गई। कुछ दिनों बाद सम्राट यू का क्रोध शांत हुआ। उसे पुराने समय की तुओबा युनतियान की सेवाएं याद आईं और उसे दया आ गई। इसलिए उसने आदेश दिया, तुओबा शियाओयाओ को रिहा कर दो। वह उसके रहस्यों में दिलचस्पी रखता था,
पर अब दया भारी पड़ गई। शायद इसकी एक वजह यू फेया भी थी, जिसका उदास चेहरा देखकर सम्राट का दिल पिघल गया था। क्या? किंग यू हवेली से उठा ली गई? जब तुओबा शियाओ याओ रिहा होकर घर पहुंचा तो ये खबर सुनते ही उसका चेहरा मुरझा गया। बड़ा भाई सीमा पर था, घर में बस पिता और दूसरी बहन तुओबा क्योंगलिंग बचे थे। कुल परिवार के बुजुर्गों को कोई परवाह नहीं थी। पिता तुओबा युनतियान ने गहरी सांस ली। मुझे अब अपने परिवार को वापस ऊंचाई पर लाना नहीं है, बस तुम सब सलामत रहो। उनकी आंखों में थकान और असहायता थी। तुओबा शियाओयाओ ने मुट्ठियां भींच लीं, वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो अब समझ चुका था इस सब के पीछे कौन है। तीसरे भाई तुओबा क्योंगलिंग ने धीमे स्वर में कहा, उसकी आंखों में सवाल था। तुओबा शियाओयाओ ने दृढ़ आवाज में कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, दूसरी बहन सुरक्षित रहेगी। मैंने आपकी स्क्रिप्ट का ये भाग भी सफलतापूर्वक। कालकोठरी के भीतर घना सन्नाटा पसरा था। सिर्फ अंदर के गहराई वाले हिस्से से कभी कभी धीमी सी दहाड़ें सुनाई देती थीं, जैसे कोई भयावह दैत्य वहां कैद हो। ये आवाज किसी के भी दिल में डर भर देने के लिए काफी थी। इस दुनिया में सभी नियम और व्यवस्थाएं मोहरबंद थीं, यहां तक कि कोई प्रबुद्ध अस्तित्व भी कुछ असामान्य खोज नहीं सकता था। गू चांगे ने तुओबा शियाओयाओ का गला एक हाथ से पकड़ रखा था। सांस रुक जाने से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। फिर भी गू चांगे की नजरों में एक सोच भरा भाव था। वो अब भी निश्चित नहीं था कि किस्मत की भविष्यवक्ता श्याओ रुओइन सच में तुओबा शियाओयाओ को स्वर्गीय तलवार बनाने की सामग्री के रूप में उपयोग कर पाएगी या नहीं। इससे पहले तुओबा शियाओयाओ की कुछ बातों ने गू चांगे को शक में डाल दिया था। अगर तुओबा शियाओयाओ का पुनर्जन्म सिर्फ सामान्य था, तो उसे ये कैसे पता था कि वर्तमान ऊपरी लोक में इसका कोई समाधान नहीं है? लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत से राज छिपे हैं। गू चांगे की आंखें गहरी हो गईं। उसने तुओबा शियाओयाओ के माथे पर नजरें गड़ा दीं, जैसे उसकी आत्मा के आर पार देखना चाहता हो। पर तभी भूं, एक लाल चमक चारों ओर फैल गई। तुओबा का माथा तेजी से चमक उठा। उसके रक्त की धाराएं तक उस रोशनी में चमकने लगीं। एक हथेली जितना छोटा तलवार ताबीज उसके शरीर से बाहर आ गया। लंबाई में बस 1 इंच से भी कम, पर उसकी तलवार ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि ऐसा लगता था जैसे स्वर्गीय तलवार म्यान से बाहर आने ही वाली हो, जो सब कुछ चीर सकती थी। गू चांगे ने उस वस्तु को देखकर हल्की मुस्कान दी। तो ये बात है, स्वर्गीय तलवार और आत्मा दोनों को मिलाकर तुमने तलवार का गर्भ, स्वॉर्ड एम्ब्रियो तैयार किया है। वह इस वस्तु को पहचान गया। उसमें तुओबा शियाओयाओ के जीवन की आभा थी और साथ ही स्वर्गीय तलवार का विशिष्ट चिन्ह भी। अगर उसने जबरदस्ती उसकी आत्मा की तलाशी ली तो ये तलवार गर्भ नष्ट हो जाता और उसी के साथ स्वर्गीय तलवार को भी हानि पहुंचती। अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया होगा, तुओबा शियाओयाओ ने कठिनाई से सांस लेते हुए कहा। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिद और निडरता थी। गू चांगे ने धीरे धीरे उसका गला छोड़ दिया। उसकी आवाज ठंडी थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये सब कैसे किया, पर अगर आधे महीने के अंदर तुमने स्वर्गीय तलवार नहीं सौंपी, तो चाहे वो यू फेया हो या तुम्हारे भाई बहन, सबको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने जैसा पहले कहा था वैसा ही अब दोहराया, भले ही कोई रास्ता न हो, तुओबा शियाओयाओ को रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि जो रास्ता उसने खुद चुना था अब उसकी सजा वही भुगतेगा। अगर आधे महीने बाद भी वो तलवार नहीं दे पाया तो गू चांगे के पास और भी रास्ते थे, और ये वही समय था जब श्याओ रुओइन यहां पहुंचने वाली थी। आधा महीना? तुओबा शियाओयाओ का चेहरा बदल गया। इतने कम समय में वो उस तकनीक को कैसे तोड़ सकता था? पर वो जानता था यही उसकी अंतिम मोहलत थी। अगर उसने समय रहते स्वर्गीय तलवार नहीं सौंपी तो न केवल यू फेया बल्कि तुओबा क्योंगलिंग, तुओबा छिंग्यू, सबको उसकी गलती का मूल्य चुकाना होगा। मैं समझ गया। गू चांगे ने अब उससे कुछ नहीं कहा। वो मुड़ा और शून्य में विलीन हो गया। तुओबा शियाओयाओ वहीं खड़ा रहा, फिर भारी सांस छोड़कर अपने लगभग टूटे गले को छुआ। मौत के इतने करीब आने का एहसास उसके रोंगटे खड़े कर गया। अगर उसने स्वर्गीय तलवार और अपनी आत्मा को एक न किया होता तो गू चांगे शायद अभी उसी वक्त उसकी आत्मा छान डालता और उसके पुनर्जन्म का रहस्य जान लेता। गू चांगे ने उसे आधा महीना दिया था,
पर उसमें वो समय भी शामिल था जब वो सम्राट यू की जेल में बंद था, इसलिए वास्तविक रूप से उसके पास बहुत कम समय बचा था। बदला लेना, ये तो अब एक असंभव सपना था। दूसरी ओर गू चांगे महल में लौट आया। उसने उसी दिन शिकार सम्मेलन में दिखे उस निशान वाले आदमी को बुलवाया। उसका नाम था सोंग ये, स्प्रिंग ब्रीज पैविलियन का प्रशिक्षित अनुक्रम बीज। वो युवाओं में सबसे शक्तिशाली हत्यारों में से एक था, भेस बदलने और छिपने में माहिर। उस दिन सम्राट यू द्वारा रचे जाल से बच निकलने वाला वही था। अब वो राजधानी में एक विद्वान के रूप में छिपा हुआ था। प्रणाम युवा स्वामी, सोंग ये ने झुककर अभिवादन किया। उसका रूप अब कमजोर और बीमार दिखता था, जैसे हाल ही में किसी बीमारी से उठा हो। लेकिन उसकी आंखों में सम्मान था, क्योंकि वो जानता था स्प्रिंग ब्रीज पैविलियन का असली मालिक गू चांगे ही है। गू चांगे ने ठंडे स्वर में कहा, जाओ, तुओबा परिवार की चौथी कन्या को पकड़ लाओ। हालांकि उसने तुओबा शियाओयाओ को आधा महीना दिया था, लेकिन डर बना रहना चाहिए था, ताकि वह कोई और चाल न चल सके। जी स्वामी, सोंग ये ने सिर झुकाया और बिना कुछ पूछे चला गया। महान यू साम्राज्य की राजधानी को स्वर्ग और पृथ्वी का जाल कहा जाता था। हर जगह कड़ी सुरक्षा, हर 5 कदम पर पहरेदार, हर 10 कदम पर चौकी। लेकिन सोंग ये जैसे हत्यारे के लिए ये कोई बाधा नहीं थी। वो बिना किसी को खबर लगे तुओबा छिंग्यू को उठा ले जाने में सक्षम था। सोंग ये के जाने के बाद गू चांगे कुछ देर सोच में डूबा रहा। उसे तुओबा शियाओयाओ द्वारा परिवार को चेतावनी देने की चिंता नहीं थी। वो तो पहले से ही अपने अगले बड़े षड्यंत्र की योजना बना रहा था। युग वृक्ष का दाव फल जल्द ही पकने वाला था, लेकिन उससे पहले उसे यह विशाल जाल बुनना था। यह अवसर ऐसा था कि अमृतत्व तक पहुंचने की चाह में कोई भी विचलित हो सकता था, यहां तक कि स्वयं गू चांगे भी। फिर भी उसके लिए यह जाल कहाँ बिछाया जाए, यह प्रश्न बाकी था। उसने सोचा कि अपनी अंतर्जगत ऑन इनर यूनिवर्स में इसे छिपा सकता है, पर वह जगत अभी स्थिर नहीं था। इसलिए उसने तय किया, पहले एब्सोल्यूट हेवनली एक्सटिंक्शन की शक्ति का कुछ भाग शुद्ध कर उसे अपने जगत में मिलाएगा, फिर ये कार्य आगे बढ़ाएगा। कई दिन बीत गए। तुओबा शियाओयाओ अब भी जेल में था और राजधानी धीरे धीरे शांत हो गई थी। सम्राट यू ने धीरे धीरे अपनी क्रोधाग्नि ठंडी कर ली। उसने बड़ी राजकुमारी यू फेया की कैद हटा दी, ताकि वो एब्सोल्यूट हेवनली इंपीरियल कोर्ट के राजकुमार जिया लुओ के साथ घूम फिर सके। हालांकि सम्राट यू ने अब तक विवाह को लेकर कुछ नहीं कहा। दरबार में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कई लोगों का मानना था, अगर गू चांगे ने जरा भी दिलचस्पी दिखाई तो सम्राट यू बिना झिझक जिया लुओ को छोड़ देगा। पर गू चांगे तो जैसे संसार से विरक्त हो चुका था। सरल जीवन, कम बोलना और केवल योजनाएं। इसी बीच राजधानी में एक और घटना घट गई। तुओबा परिवार की चौथी कन्या तुओबा छिंग्यू अचानक लापता हो गई। उसके साथ रहने वाली दासियां मृत पाई गईं और किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये कब हुआ। तुओबा युनतियान, जो पहले ही सम्राट की उपेक्षा झेल रहा था, अब ये सुनकर लगभग बेहोश हो गया। कई लोग फुसफुसा रहे थे, ये वही निशान वाला हत्यारा होगा, वही जो शिकार सम्मेलन में था। पर कोई प्रमाण नहीं था। सम्राट ने भी तुओबा परिवार की उपेक्षा शुरू कर दी थी, इसलिए किसी को परवाह नहीं थी। कुछ दिनों बाद सम्राट यू का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसे तुओबा युनतियान के पुराने योगदान याद आए, इसलिए उसने तुओबा शियाओयाओ को जेल से रिहा कर दिया। वो उसके रहस्यों में अब दिलचस्पी नहीं रखता था, सिर्फ यू फेया की उदासी देखकर नरम पड़ गया। जब तुओबा शियाओयाओ घर पहुंचा तो उसे अपनी चौथी बहन के लापता होने का समाचार मिला। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसके पिता तुओबा युनतियान अब टूट चुके थे, सिर्फ लंबी सांस लेकर बोले, मुझे अब परिवार वापस नहीं चाहिए, बस तुम सब सुरक्षित रहो। तुओबा शियाओयाओ ने मुट्ठियां भींच लीं। वो जानता था ये सब गू चांगे का काम है। तीसरे भाई तुओबा क्योंगलिंग ने धीमे स्वर में कहा, उसकी आंखों में चिंता थी। तुओबा शियाओआज में उत्तर दिया, चिंता मत करो पिता, दूसरी बहन सुरक्षित रहेगी, मैं वचन देता हूं। शिकार का मैदान बहुत बड़ा नहीं था, बस कुछ लाख मील तक फैला हुआ। किसी उच्च स्तर के साधक के लिए तो ये बस एक झपकी भर की दूरी थी। उसकी दिव्य चेतना पल भर में पूरे क्षेत्र को ढक सकती थी और भीतर हो रही हर हलचल का अंदाजा लगा सकती थी। गू चांगे पवेलियन में खड़े थे,
हाथ पीछे बांधे हुए और खिड़की के पार दूर तक नजर डाल रहे थे। उनकी आंखों में कोई दूरगामी सोच झलक रही थी। दिलचस्प। यूफेइया थोड़ा चौंकी। उसे समझ नहीं आया कि गू चांगे के इन शब्दों का मतलब क्या है। वो कुछ परेशान सी लग रही थी, जैसे मन किसी और जगह अटका हो। गू चांगे मुस्कराए, लेकिन कुछ समझाया नहीं। दरअसल जब वो ग्रेट्यू अमर वंश में आए थे, तभी उन्हें पता था कि सीमांत क्षेत्र में एक प्राचीन दुनिया छिपी हुई है, एक ऐसी जो अब तक किसी ने नहीं देखी। ये बात यू अमर वंश ने बड़ी चालाकी से छिपा रखी थी, इसलिए कोई पक्की जानकारी नहीं थी। और अब सीमा से पकड़े गए बंदियों में से एक से उन्हें कुछ अलग सी ऊर्जा का एहसास हुआ, जैसे वो इस संसार की नहीं थी। अगर वो बस किसी दूषण से आई होती तो वो ऊर्जा धीरे धीरे मिट जाती, लेकिन नहीं, ये तो जैसे किसी और दुनिया में जन्मी और पली बढ़ी थी। क्या वो किसी दूसरे लोक की मूल निवासी है? फिर वो इस दुनिया की कैदी कैसे बन गई? गू चांगे की चेतना उस छोटी कमजोर सी लड़की पर केंद्रित हो गई। वो बस 15-16 साल की दिखती थी, फटे हुए भूरे कपड़ों में, बाल उलझे और खून से सने हुए। उसके पैरों में भारी बेड़ियां थीं और हर कदम पर धातु की आवाज गूंजती थी। लेकिन फिर भी वो जंगल में दौड़ रही थी, हांफती हुई जख्मी, पर उसकी आंखों में जिंदा रहने की आग थी। उसकी नजरें साफ और स्थिर थीं, जैसे मौत से भी ज्यादा उसे जिंदगी की चाह थी। बाकी बंदियों में गू चांगे को ऐसी कोई ऊर्जा महसूस नहीं हुई थी, सिर्फ उसी लड़की से, और यही बात उन्हें जिज्ञासु बना रही थी। अगर वो सच में उस छिपे प्राचीन लोक से आई है, तो शायद उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। गू चांगे का आंतरिक ब्रह्मांड अभी रूपांतरण के नाजुक दौर से गुजर रहा था, और युगफल वृक्ष भी परिपक्व होने वाला था। उन्हें एक उपयुक्त विश्व मूल की तलाश थी, जिससे वो उसे अपने भीतर समाहित कर सकें। लेकिन ऊपरी लोक के आसपास जो लाखों निम्न लोक थे, उनकी ऊर्जा बहुत कमजोर थी, उनसे कुछ हासिल नहीं होता। अगर वो किसी प्राचीन लोक को जाल के रूप में इस्तेमाल करें, तो ये तो और भी शानदार होगा। ये सोचकर गू चांगे मुस्कुराए, और अब वो सिर्फ उस लड़की की हरकतें अपनी दिव्य चेतना से देख रहे थे। शिकार का मैदान बहुत घना था। सैकड़ों बंदी इधर उधर भाग रहे थे। कोई जानवरों के हाथों मारा जा रहा था, कोई शिकारियों के तीरों से, और कोई किसी निषिद्ध क्षेत्र में कदम रखते ही राख बन जा रहा था। 3000 मील आगे एक गहरी झील है, वहां एक जहरीला अजगर छिपा है। अगर वो आगे बढ़ी तो मर जाएगी। गू चांगे की भवें तन गईं। वो तो बस ये देखना चाहते थे कि क्या वो लड़की जीवित रह पाती है, पर अब तो वो मरने ही वाली थी। उसकी साधना बंद थी, हाथ पैर जकड़े थे, और सामने पवित्र लोक स्तर का जहरीला नाग। मरना तय था। हाँ, खैर, फुर्सत तो है ही, चलो देख आते हैं। आदा, चलो मेरे साथ। गू चांगे ने पीछे खड़े अपने अनुचर को आदेश दिया। यूफेइया थोड़ी हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि गू चांगे अचानक फैसला बदल देंगे, पर उसने कुछ पूछा नहीं। शायद उसे लगा कि गू चांगे उसके साथ बैठे बैठे ऊब गए हैं और अब कुछ रोमांच चाहते हैं। अगर गू चांगे को दिलचस्पी है, तो फेइया भी साथ चल सकती है, उसने झिझकते हुए कहा, पर गू चांगे ने मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। नहीं राजकुमारी फेइया, आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं, आदा मेरे साथ रहेगा। यूफेइया थोड़ा असहज महसूस करने लगी, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। उसे पता था कि आदा नाम का व्यक्ति अर्ध सम्राट स्तर का योद्धा था, बेहद खतरनाक। गू चांगे ने कुछ और नहीं कहा और जंगल की ओर निकल पड़े। घने पेड़ों के बीच हल्की धुंध फैली हुई थी। जमीन पर सूखे पत्ते चरमराकर टूट रहे थे। ये जगह दलदल जैसी थी, कांटों से भरी, चारों ओर मियाज़मा फैला हुआ। गिरे हुए शव, सड़ती हड्डियां, सब मिट्टी में धंसे पड़े थे। लड़की के कपड़े फटे हुए थे, बदन पर खून और मिट्टी जमी थी। वो भारी जंजीरें घसीटते हुए भागती जा रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई पीछा नहीं कर रहा था। उसने राहत की सांस ली और एक सूखे पेड़ से टिक गई। लेकिन जख्म के दर्द से उसका चेहरा मुरझा गया। फिर भी उसने खुद को संभाला, रुकना नहीं है। उसे पता था कि अगर वो ठहर गई तो बचना नामुमकिन है। 3 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन शिकारी किसी भी पल पकड़ सकते थे। मुझे जिंदा रहना होगा, मैं यहां नहीं मर सकती। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। वो हाथ में बस एक छोटा सा खंजर लिए थी, उसकी एकमात्र उम्मीद। वो इस लोक की नहीं थी, वो एक प्राचीन तलवार संसार से आई थी, जहां हर इंसान तलवार साधता था।
उसके पिता उस लोक के महानतम तलवार अमर थे, लेकिन जब आकाश में एक भयावह दरार फटी और बाहरी दानवों ने आक्रमण किया तो सब कुछ बदल गया। उसके पिता ने उस दरार के स्रोत को नष्ट करने के लिए कई तलवार अमरों के साथ यात्रा की थी। उन्होंने वादा किया था कि वो लौटेंगे, पर कई महीने बीत गए, कोई खबर नहीं। और बेटी ने ठान लिया, अगर पिता नहीं लौटे तो वो खुद उस दरार में कदम। हालांकि बाहरी आकाश के राक्षसों ने इस दुनिया पर हमला किए हुए आधा साल भी नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने पूरे संसार में भय और तबाही फैला दी थी। कई बुजुर्ग शक्तिशाली लोगों का कहना था, अगली बार जब ये दानव लौटेंगे वो दिन इस दुनिया के अंत का दिन होगा। इसीलिए जो भी तलवार अमर, स्वॉर्ड इमॉर्टल स्तर तक पहुंचे हुए शक्तिशाली लोग थे, वे सभी अलग अलग संप्रदायों में इकट्ठे हुए ताकि कोई समाधान खोज सकें। और इन्हीं के बीच एक योजना सामने रखी गई, राक्षसों के स्रोत को मिटा दो। यह योजना शू संप्रदाय, शू सेक्ट के मौजूदा स्वामी यिजियानशियन विजियानसियन ने बनाई थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे अपनी तलवार से आसमान तक को चीर सकते हैं। वो लड़की उसी यिजियानशियन की बेटी थी। उसके पिता इस दुनिया के सबसे महान तलवार साधकों में से एक थे। जब ऐसी भयानक आपदा आई तो वे स्वाभाविक रूप से उस दरार क्रैक की ओर गए जहां से राक्षसों का आक्रमण हो रहा था, ताकि इस विनाश को रोका जा सके। लेकिन महीनों बीत गए, न कोई खबर लौटी, न उनके साथ गए किसी और का कोई निशान मिला, जैसे वो सब समुद्र में गिरा कोई पत्थर हो जो कभी वापस नहीं आता। फिर उस लड़की ने अपनी मां से बिना कुछ कहे उसी रास्ते पर कदम रख दिया जिस पर उसके पिता गए थे। उसका निश्चय साफ था, अगर पिता मर भी गए हैं तो वो उनकी अस्थियां वापस लेकर आएगी। जब तक पिता का कोई निशान न मिले तब तक वो मरेगी नहीं। यही सोचते सोचते वो उस रहस्यमयी अंतरिक्ष दरार से गुजरी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उस पार भयावह अंतरिक्ष तूफानों और अव्यवस्थित हवाओं के बीच एक भव्य, सघन और शक्तिशाली दुनिया की आभा, वर्ल्ड ऑरा, उसका इंतजार कर रही है। वो आभा इतनी भारी थी कि उसके पिता द्वारा छोड़े गए युद्ध कवच भी एक पल में चूर चूर हो गए। वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई थी कि उसने देखा, वही बाहरी आकाश के राक्षसों का दल वहां प्रकट हो गया। वे लोग तांबे के रंग के एक विशाल युद्धपोत में सवार थे, जैसे कोई चलता फिरता देव पर्वत हो। अंतरिक्ष की आंधियां, अराजक हवाएं, कुछ भी उनके मार्ग में बाधा नहीं बन सकीं। उसी क्षण लड़की के दिल में निराशा भर गई। वो समझ गई कि इन राक्षसों की शक्ति उनके पूरे संसार से कहीं आगे है। यहां तक कि अमर तलवार साधक भी इनके सामने 1 इंच नहीं बढ़ सकता। और ये राक्षस तो ऐसी भयानक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते थे जिनसे एक दुनिया नष्ट हो जाए। इनके विरुद्ध लड़ना एक मजाक था। वो बहुत जल्द पकड़ी गई, हाथों पैरों में भारी जंजीरें डाल दी गईं, उसकी साधना शक्ति पूरी तरह सील कर दी गई। वो अब बस एक साधारण इंसान बनकर रह गई थी। उसे एक ठंडी, गीली और अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, जहां उसने न जाने कितने दिन डर, दर्द और अंधकार में गुजारे। लेकिन एक दिन उसे पास ही एक आवाज सुनाई दी। वो उसके पिता के साथ आए एक वरिष्ठ योद्धा थे। वे गंभीर रूप से घायल थे, मृत्यु के कगार पर, फिर भी उन्होंने अपनी आखिरी सांसों से लड़की को कुछ बताया। तेरे पिता पकड़े नहीं गए। अंतिम क्षण में उनकी साधना ने सीमाएं तोड़ दीं और वे अराजक धाराओं में विलीन हो गए। लड़की की आंखों में आशा झलक उठी, पर उसी पल वो योद्धा आगे बोला, लेकिन बुरी खबर ये है, जिन राक्षसों ने हमें पकड़ा है वे इस विशाल दुनिया की सिर्फ एक शक्ति हैं। ये पूरी जाति नहीं है। उनकी असली शक्ति उससे कहीं अधिक भयानक है। उसके शब्द बिजली की तरह गिरे। राक्षसों का स्रोत मिटाना, वो तो बस एक मजाक है। फिर उस घायल वरिष्ठ ने अपना शरीर जलाकर भ्रम पैदा किया ताकि लड़की भाग सके, पर दुर्भाग्य से वो भाग नहीं सकी। मध्य रास्ते में फिर से पकड़ी गई। बस एक ही राहत थी, उसकी विदेशी पहचान उजागर नहीं हुई। इस बार उसे उन अन्य स्थानीय कैदियों के साथ रखा गया जो भागने की कोशिश में पकड़े गए थे। वहीं उसे धीरे धीरे इस विशाल दुनिया के बारे में बातें पता चलीं। ये दुनिया अनंत है, अनगिनत ब्रह्मांडों का केंद्र। यहाँ शक्ति ऐसे जन्म लेती है जैसे जंगल में पेड़। और यही कारण है कि ये जगह अक्सर दूसरी दुनियाओं पर आक्रमण करती है। लड़की की आंखों में अब ठंडक थी, न कोई डर, न कोई पछतावा। वो बस भाग रही थी, खुद को बचाने के लिए। उसे अब सब समझ आ गया था। ये बाहरी आकाश के राक्षस असल में उसी साम्राज्य के लोग थे
जिसने उसे कैद किया था। महान यू अमर वंश, ग्रेट यू इमॉर्टल डायनेस्टी। यह वंश इस विशाल जगत का सबसे पुराना और भयानक साम्राज्य था। इसकी विरासत लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी थी। जिस दुनिया में वो पैदा हुई थी, वहां का सबसे प्राचीन संप्रदाय मुश्किल से कुछ लाख साल टिक पाया था। उनकी तुलना में यह साम्राज्य किसी दैत्य से कम नहीं था। अचानक हुलिल, तेज हवा की सीटी जैसी आवाज पीछे से आई। लड़की का चेहरा बदल गया। वो झटपट पास की नीली चट्टान के पीछे छिप गई। भले ही अब उसकी साधना शक्तिशील थी, पर उसकी इंद्रियां अब भी बहुत तेज थीं। वो सुन सकती थी, कोई उसे पीछा कर रहा था और वो अकेला नहीं था। वो अपनी सांसें रोककर बिल्कुल स्थिर रही। अब वो बस एक साधारण इंसान थी। अगर वे साधक उसे ढूंढ लेते तो उसका बचना असंभव था। अभी अभी तो मुझे लगा था कि यहां कोई शिकार है, अचानक गायब कैसे हो गया? क्या मेरी इंद्रियां धोखा दे रही हैं? घोड़ों जैसे उग्र जानवरों पर सवार शानदार वस्त्रों में कुछ युवक युवतियां वहां पहुंचे। उनके शरीरों से प्रकाश झलक रहा था, चेहरों पर घमंड और खेल जैसी मुस्कान। जो बोला था वो एक रेशमी कपड़े पहने युवक था, चेहरा सुंदर पर आंखों में अंधकार। उसके हाथ में कीमती धनुष था और लगता था वो किसी पर निशाना साधने को तैयार है। शायद हम गलत दिशा में आ गए हैं, दूसरा युवक बोला, होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान लिए। बाकी सब भी हंसे। लगता है शिकार भाग गया। अफसोस, काश थोड़ी देर पहले पहुंचते। रेशमी कपड़े वाला युवक भी मुस्कुराया। चलो किसी और दिशा में देखते हैं। वो सब जानवरों पर सवार होकर आगे बढ़ गए। लड़की ने राहत की सांस ली। उसका पूरा शरीर तनाव में था, माथे पर पसीना, दिल धड़क रहा था। फिर भी वो सतर्क रही, अभी बाहर नहीं निकली। सोचा, थोड़ा और इंतजार कर ले, पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही निकलेगी। कुछ देर बाद जब सब आवाजें थम गईं, वो झुककर बाहर झांकने लगी, पर तभी हा 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 हा, कानों को चीर देने वाली हंसी पीछे से गूंजी। वो जम गई, चेहरा सफेद पड़ गया। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। वहीं वही समूह खड़ा था, उन भयंकर जानवरों पर सवार, होठों पर निर्दयी मुस्कानें। हा, ये औरत सच में सोच रही थी कि हम उसे नहीं ढूंढ पाए। मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है जब किसी की उम्मीद टूटती है। पहले लगता है कि वो स्वर्ग बच गया, फिर एक पल में नर्क में गिरता है। बाकी सब भी ठहाके लगाने लगे। उन्हें उसकी दहशत देखनी थी, उसकी निराशा का आनंद लेना था। पर लड़की के चेहरे पर न कोई डर था, न कोई आंसू। उसकी आंखें शांत, ठंडी और स्थिर थीं, जैसे वो इस दुनिया से परे हो। उनकी मुस्कानें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। रेशमी कपड़ों वाला युवक चिढ़ गया। कितनी बोरिंग है ये औरत, मौत के सामने भी शांत। अगर जीना चाहती है, उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तो हमारे सामने घुटनों पर गिर जा, शायद तुझे छोड़ दें। पर लड़की बस शांत रही, बिना हिले, बिना झुके, सिर्फ अपनी आस्तीन के भीतर छिपे छोटे से खंजर को कसकर थामे हुए। उसकी आंखों में था, मैं मरूंगी लेकिन झुकूंगी नहीं। रेशमी कपड़ों वाला युवक मुस्कुराया, ठीक है, 3 सांसों का वक्त देती हूं। 3 सांसों के बाद भाग सकती है तो भाग ले। वो झूठी दया के भाव से बोला और धनुष उठाया। उसके सेवक जहरीले तीर लेकर आए, नीली चमक लिए हुए। 1। वो गिनती शुरू करता है, पर 2 कहने से पहले ही उसने तीर छोड़ दिया। शोलल, तीर हवा को चीरता हुआ बिजली की तरह निकला, दलदल के ऊपर की मिट्टी को फाड़ता हुआ, पेड़ों को चूर चूर करता हुआ। वो शक्ति इतनी भयानक थी कि अगर कोई साधक भी वहां होता तो उसका शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाते। बाकी सब युवक युवतियां उस दृश्य को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कोई चमत्कार नहीं होगा। लड़की के होंठ फड़के, क्या मैं यहीं मरने वाली हूं? उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागती रही। पर तीर की गति उससे कहीं तेज थी। अगले ही पल वो लड़खड़ाई और कीचड़ भरे दलदल में गिर गई। ये अगला ही पल था जब गाढ़ा रक्त प्रकाश हवा में बिखर गया, मानो आसमान में कोई लाल फूल खिल गया हो। वह लड़की सामने के दृश्य को देखती रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो अब भी जिंदा थी। उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जब वे तीर उसकी ओर आने ही वाले थे, किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें हवा में ही तोड़कर राख बना दिया। कुछ तीर बिजली की तरह उस रेशमी वस्त्र वाले आदमी के माथे में जा धंसे, जो किसी जानवर पर सवार था।
मरते वक्त तक उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान जमी रही। उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। किसने मुझे बचाया? लड़की दलदल से लड़खड़ाती हुई उठने की कोशिश करने लगी। उसने सिर घुमाकर चारों तरफ देखा, तीर के आने की दिशा ढूंढने की कोशिश की। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी जान बचा गया। झाओ कांग मर गया, अब तो सब खत्म है। उसके पिताजी लियान संप्रदाय के बुजुर्ग हैं, अब हम सब मरेंगे। रेशमी कपड़ों वाले आदमी के साथी वहीं जड़ हो गए। उनके चेहरों पर भय की रेखाएं थीं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई अचानक वार कर झाओ कांग को मार डालेगा। कौन है वो? कौन छिपकर हमला कर रहा है? किसी ने चीखते हुए कहा। उसकी आंखों में क्रोध था। मैं हूं। पास की धुंध से एक शांत पुरुष स्वर उभरा और उसके साथ ही गू चांगे वहां आ गया, अपने साथ अल्फा को लेकर। वो अभी अभी धनुष छोड़कर आ रहा था। उसने तीर धनुष अल्फा को थमाया और निश्चिंत चाल में आगे बढ़ा। जैसे ही सबकी नज़र गू चांगे पर पड़ी, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। कई युवाओं और युवतियों की आंखें भय से फैल गईं, वे कांपने लगे। चांगे। युवा स्वामी चांगे, वो व्यक्ति जो अभी तक चिल्ला रहा था, अब डर से कांप रहा था। चाहे वो 1000 गुना ज्यादा साहसी क्यों न होता, गू चांगे को गाली देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये सब आंखों को चुभ रहे हैं, मार दो सबको। गू चांगे ने उनकी ओर देखे बिना बस सहज स्वर में अल्फा से कहा और आगे बढ़ता रहा। जैसा आदेश स्वामी। अल्फा का चेहरा निष्ठुर और ठंडा था। काले नीले युद्ध कवच में वो किसी देव योद्धा की तरह लग रहा था। उसने आगे बढ़ते हुए सब पर हमला किया। यह देखकर सबके चेहरे की रंगत उड़ गई। वे दहशत में थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गू चांगे सीधे उन पर वार करेगा। एक ने भागने की कोशिश की, पर अल्फा की हथेली फैलकर कई मील तक छा गई, आकाश तक दब गया और सब उसी में समा गए। एक झटके में सबके शरीर रक्त धुंध में बदल गए। चीखने का भी समय नहीं मिला। शिकार मैदान की निगरानी कर रहा शाही योद्धा दूर से ये दृश्य देखता रहा। उसकी पलकें फड़क उठीं, फिर उसने जल्दी से नजरें हटा लीं, मानो कुछ देखा ही न हो। अब तुम खड़ी हो सकती हो। लड़की अभी भी स्तब्ध थी, तभी उसके कानों के पास वो शांत स्वर गूंजा। उसने सामने फैले हाथ को देखा, लंबी सफेद स्वच्छ उंगलियां, जैसे किसी धूल ने उन्हें छुआ ही न हो। वो युवक कीचड़ भरे दलदल से होते हुए सामने आया। उसकी सफेद पोशाक अब मिट्टी से सनी थी, मगर उसके चेहरे पर वही निश्चल ठंडापन था, उन सबसे बिल्कुल अलग जिन्हें उसने पहले देखा था। वो अचानक आया था, सबको मार गिराया और उसे बचा लिया। लड़की ने देखा कि बाकी लोग उससे डर रहे थे, और उसका अनुचर अल्फा तो और भी भयानक लग रहा था, मानो किसी तलवार देवता को देख रही हो। फिर भी लड़की शांत रही। उसकी आंखों में सतर्कता थी। उसने उसका हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया और पास की बेल थामकर दर्द सहते हुए उठी। उसे मालूम था, इस दुनिया में कोई बिना वजह भलाई नहीं करता। उसने तो इस व्यक्ति को कभी देखा भी नहीं था, फिर वो उसे क्यों बचाएगा? गू चांगे ने उसकी जिद और ठंडे नजरिए को देखकर हल्की मुस्कान दी और हाथ वापस खींच लिया। क्या खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी। लड़की उसके शब्द समझ गई। कैद में रहते हुए उसने इस दुनिया की भाषा सीखी थी, बस बोलती कम थी। जब उसे यकीन हुआ कि सामने वाला कोई बुरा इरादा नहीं रखता, तब वो धीरे धीरे दलदल से बाहर आई और भर्राई आवाज में बोली, तुमने मुझे क्यों बचाया? वो बेहद शांत थी, पर हाथ में तलवार कसकर पकड़ी थी। दिल में अब भी सतर्कता थी। उसे पता था, असली खतरनाक लोग वही होते हैं जो चेहरे पर मुस्कान रखते हैं। डरो मत, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। बस तुम्हें इस हालत में देखकर दया आ गई। इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बस कम मिलते हैं, गू चांगे ने हल्के स्वर में कहा। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्या तुम अच्छे इंसान हो? ये पहला मौका था जब उसने किसी को खुद को अच्छा इंसान कहते सुना। नहीं, मैं भी अच्छा नहीं हूं, बस कभी कभी दया आ जाती है। गू चांगे मुस्कुराया। लड़की अब भी मौन थी। उसे उससे भय भी लग रहा था, लेकिन साथ ही अजीब सा भरोसा भी। तुम्हारे जख्म बहुत गहरे हैं, अगर भागोगी तो किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाओगी, गू चांगे ने सहज भाव से कहा। लड़की ने सिर हिलाया। मुझे पता है, फिर कुछ सोचकर बोली, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। गू चांगे ने हाथ लहराया।
धन्यवाद की जरूरत नहीं, बस छोटी सी बात थी। मैं अब भी भागूंगी। अगर बच गई तो तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी, कहकर वो मुड़ी और गहराई की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, जख्म से दर्द उठा, चेहरा पीला पड़ गया और वो गिरते गिरते बची। कहा था ना, चोटें गंभीर हैं। गू चांगे ने धीमी सांस ली। लड़की ने घाव पकड़ा, पर खून फिर बह निकला, मिट्टी में मिलकर काला पड़ गया। वो अब और नहीं भाग सकती थी। अगर भागी तो शिकारियों से पहले ही अपने घावों से मर जाएगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने पीछे मुड़कर पूछा। आंखों में सतर्कता और उम्मीद दोनों थीं। तुम्हारा नाम क्या है? गू चांगे ने सीधा जवाब न देकर मुस्कुराते हुए पूछा। आछिंग, चेन आछिंग, उसने कहा। आछिंग, अच्छा नाम है। गू चांगे ने हल्के से सराहा, फिर कहा, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हारी दुनिया के बारे में जानना चाहता हूं। आछिंग ठिठक गई। उसकी आंखों में फिर सतर्कता लौट आई। उसे लगा, ये आदमी सब जानता है। ऐसे मत देखो, गू चांगे मुस्कुराया। दूसरी दुनिया से आई आत्माओं का आभामंडल अलग होता है, पहचानना मुश्किल नहीं। फिर धीरे से बोला, इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, क्यों न एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। क्या तुम अच्छे इंसान हो? आछिंग फिर बोली, वही सवाल, वही डर। असल में मुझे भी लगता है, कभी कभी मैं वैसा ही हूं। गू चांगे मुस्कुराया। उसकी मौजूदगी में आछिंग को अजीब सी शांति महसूस हुई। उसके तन मन की सारी थकान और डर ढहने लगे। पर तभी दर्द ने उसे फिर झकझोर दिया। नए और पुराने जख्म दोनों एक साथ जल उठे। फिर भी तलवार साधने के वर्षों ने उसे मजबूत बनाया था। उसने ये पीड़ा सह ली। वो अब भी सोच में थी, ये आदमी कौन है? उसका नाम, उसकी पहचान कुछ भी नहीं पता, मगर उसका अनुचर किसी युद्ध देवता जैसा था। कुछ दिनों तक उसके आसपास कोई शिकारी नहीं आया। गू चांगे ने जो औषधि दी थी, उससे उसके घाव लगभग भर गए। यह किसी दिव्य औषधि से कम नहीं थी। अगर उसकी पुरानी दुनिया में ऐसा कोई रत्न होता तो युद्ध छिड़ जाता। इसकी कीमत जीवन से भी ज्यादा थी। लेकिन गू चांगे ने इसे सहजता से उसे दे दिया, जैसे कुछ भी नहीं। वो अब समझने लगी थी, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। आखिर वह है कौन? कई दिन बीत गए। आखिर शिकार खेल समाप्त हुआ। आछिंग चुपचाप गू चांगे के साथ लौट आई, उसी जगह जहां उन्हें पहले कैद किया गया था, एक महल नुमा मंडप में। वहां द्वितीय राजकुमार यू लिया, यू मिंग और स्वर्गीय राजकुमार जिया लुओ समेत कई कुलीन युवक पहले से मौजूद थे। जब उन्हें पता चला कि गू चांगे जंगल में गया था, तो वे यहीं उसका इंतजार कर रहे थे। उनके लिए ये शिकार खेल तो बस समय काटने का साधन था, पर अगर इससे गू चांगे से संबंध गहराने का मौका मिले तो वो मूल्यवान था। युवा स्वामी चांगे, ये लड़की कौन है? यू ली और यू फेया ने हैरानी से पूछा। आछिंग फटे पुराने कपड़ों में थी, बाल उलझे हुए, चेहरा मिट्टी से सना हुआ। बस उसके नैन नक्श का हल्का सा आकार दिख रहा था, फिर भी साफ था कि वो एक युवती थी। वो किसी बंदी जैसी लग रही थी। और ऐसा व्यक्ति गू चांगे के साथ क्यों चल रहा था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको और भी दिलचस्प कहानियां मिलती रहें।